गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आवाज़ प्रॉपर जा रही होगी। तो आज सेल का लेक्चर 2 है। तो आइए बिना देर किए हुए पढ़ाई शुरू करते हैं। एक लंबी सांस ले लेते हैं। चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रवीय प्रवीय जालिका। तो इसका फंक्शन होता है कि यह कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता देता है, अतः इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। मतलब इंडोप्लास्टिक जो है दोस्तों, ये कोशिका का सपोर्ट करता है, जो कोशिका को एक्टिव रखने में हेल्प करता है। तो इसके दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके दो प्रकार होते हैं, दो टाइप के होते हैं। पहला स्मूथ चिकनी या कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है। इसका कार्य क्या होता है दोस्तों? एक स्मूथ रेटिकुलम होता है। आप देख सकते हो ये यहाँ ये सेल है, ये यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक दो प्रकार के होते हैं, एक स्मूथ होता है, एक रफ होता है। तो जो रफ होता है वो राइबोसोम बनाता है या प्रोटीन का निर्माण करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो छोटे छोटे दिख रहे होंगे, यही होता है राइबोसोम, जो प्रोटीन का निर्माण करता है। अब आगे बढ़ते हैं। और ये जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये कार्बोहाइड्रेट बनाता है तथा वसा का निर्माण करता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो रफ रेटिकुलम, इस पर राइबोसोम होता है या प्रोटीन का निर्माण करता है। तो 80S राइबोसोम, यह भारी होता है। ये क्या होता है दोस्तों? भारी होता है। एक सेकेंड। यह भारी होता है, यह यूकैरियोटिक में पाया जाता है। 80RM राइबोसोम जो होता है दोस्तों, वह जो होता है किस में पाया जाता है? एक सेकेंड। वह 80 रिबोसोम यह भारी होता है, यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। तो यूकैरियोटिक जैसे हो गया कि इंसान क्या हो जाता है? यूकैरियोटिक हो जाता है। और 70 यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे 70S राइबोसोम दो टाइप के होते हैं। यह हल्का होता है तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है। प्रोकैरियोटिक क्या होता है? इसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं, फंगस आ जाते हैं, एल्गाई आ जाते हैं। जितने भी सूक्ष्म जीव हैं दोस्तों, वो किस में आ जाते हैं? 70RS राइबोसोम यानी प्रोकैरियोटिक में वो आ जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में वो आ जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं लाइसोसोम पे। लाइसोसोम क्या होता है दोस्तों? यह कोशिका के अंदर अवशिष्ट एंजाइम पाचक का कार्य करता है। ये क्या करता है? अवशिष्ट पाचक का कार्य करता है, यानी इसका काम सफाई करने का होता है दोस्तों। कोशिका के अंदर कोई अंग यदि काम नहीं करता है तो यह फट जाता है। लाइसोसोम के अंदर अगर सेल में कोई गड़बड़ी हो जाती है तो लाइसोसोम क्या होता है? फट जाता है और इस पूरा सेल को ख़त्म कर देता है। यह उस अंग को नष्ट कर देता है। या तो पहले अगर कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया खराब रहता है तो कोशिश करता है कि उसे ठीक करें। अगर क्रोमोसोम खराब रहता है तो कोशिश करते हैं कि ठीक करें। अगर वो देखता है कि पूरा रद्दी हो गया, कोई किसी काम का नहीं रहा, तो ये उसे सीधे नष्ट कर देता है। तो लाइसोसोम का यही काम होता है दोस्तों, सफाई करने का। इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, इसे एटम बम भी कहते हैं। इसकी खोज डी डुवे ने किया था। एटम बम इसीलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि जब कोशिका किसी काम के नहीं रहती, रिपेयरिंग होने लायक नहीं रहती, तो ये उसे नष्ट कर देता है, इसीलिए इसे एटम बम बोला जाता है। इसकी खोज डी डुवे ने करी थी। आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, अतः आरबीसी मरने के बाद स्प्लीन में पाया जाता है, जिस कारण आरबीसी को कब्र कहा जाता है। आरबीसी को क्या कहते हैं दोस्तों? रेड ब्लड सेल, यानी कि इसी को कब्र कहा जाता है। स्प्लीन को कब्र कहा जाता है। किसका? आरबीसी का कब्र स्प्लीन को। यह पेट के बाईं तरफ होता है, पसलियों के पीछे स्थित होती है। इसका मुख्य कारण क्या होता है दोस्तों? ये पुराने
क्षतिग्रस्त आरबीसी को हटाने में मदद करता है, या शरीर के इम्यून सिस्टम में मदद करता है, या रक्त के कुछ अवांछित पदार्थ को छांटने में मदद करता है एस्पिरिन। तो याद रखिएगा दोस्तों, एस्पिरिन को ही हम क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्र कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं न्यूक्लियस पे, केंद्रक। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। यह कोशिका को नियंत्रित करता है। इसे कोशिका का दिमाग भी कहा जाता है। इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है। इसमें कितना परसेंट प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों, 80% प्रोटीन होता है। तो अब ये इमेज आप देख सकते हो, यही होता है न्यूक्लियस। इसके बीच में जो होता है इसे न्यूक्लियुलस कहा जाता है, न्यूक्लियुलस। और ये जो छोटा छोटा छिद्र है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो छोटा छोटा पोर्स है इसे इसे क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोपोर्स। और ये जो गोल वाला भाग है न्यूक्लियुलस, इसी में मतलब प्रोटीन का निर्माण इसी में होता है। इसी में राइबोसोम होता है दोस्तों। और इसी के अंदर जो जालीनुमा जो संरचना दिख रही है, क्रोमेटिन होता है, क्रोमेटिन होता है। तो आई होप समझ गए होंगे न्यूक्लियस। अब आगे बढ़ते हैं। रसधानी, वोक्यूल्स, ये क्या होता है दोस्तों, ये एक सेकेंड इसको इरेज कर लेते हैं। ये जल को संचित करता है, ये जल को स्टोर करके रखता है। यह जंतुओं में छोटा होता है किंतु पादपों में यह बड़ा पाया जाता है। यही रसधानी जो है दोस्तों, यही जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स ये स्टीम के मदद से जल को ऊपर ले जाते हैं, वोइकल्स। यह पादपों में, जंतुओं में छोटा होता है लेकिन पादपों में बड़ा होता है। तो रसधानी का काम क्या है दोस्तों, ये जल का परिवहन करता है, यह जल को संचित करके रखता है और जब जहाँ पे ज़रूरत होता है वहाँ पे सेंड करता है ये। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लवक, प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होता है दोस्तों, तो ये मेनली पौधे में पाया जाता है, ये इंसानों में नहीं पाया जाता है। ये पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग है। ये पौधों में पाया जाता है। यह केवल पौधों में पाया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है। लवक कितने प्रकार का होता है दोस्तों, 3 प्रकार का होता है। पहला हरित लवक, अवर्णित लवक, वर्णित लवक, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। हरित लवक क्या होता है दोस्त, हरित लवक, एक सेकंड कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। हरित लवक यह भोजन का निर्माण करता है। यह पत्तियों तथा तना में पाया जाता है। ये लीफ में और तना यानी स्टीम में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट, इसी के कारण भोजन पौधे बना पाते हैं। पत्ती हरित लवक के कारण ही, क्लोरोप्लास्ट के कारण ही इसका रंग हरा होता है, क्योंकि सनलाइट आता है जिससे यह भोजन बनाता है, जिससे क्लोरोप्लास्ट के कारण ये ग्रीन होता है पत्तियाँ। दूसरा है अवर्णित लवक, ल्यूकोप्लास्ट। यह भोजन का संग्रह करता है, यह स्टोर करके रखता है। यह जड़ तथा फल में पाया जाता है। जो हम लोग फल या सब्जी का कोई हिस्सा खाते हैं वो क्या होता है, भोजन का संग्रह, यानी वो पौधे अपने एनर्जी को स्टोर करके रखता है, उसी का हम हिस्सा खाते हैं। देन फिर आता है वर्णित लवक। यह रंग तथा यह रंग प्रदान करता है। जैसे टमाटर का रंग लाल होता है, ये किसके कारण होता है, तो लाइकोपेज के कारण होता है। गाजर का रंग लाल होता है, यह कैरोटीन के कारण होता है। चुकंदर विटामिन के कारण, जो भंटाई कलर का जिसका रंग के कारण होता है, विटामिन के कारण। फलों का पीला जेंथोफिल के कारण होता है। फलों का पीला होना जेंथोलिन का कारण होता है। आलू का हरा किसके कारण होता है, आलू का हरा होना सेलोलिन के कारण होता है। तो आप समझ गए होंगे लवक प्लास्टिड्स क्या होता है। इसके 3 प्रकार होते हैं। यह हरित लवक यह भोजन तथा पत्तियों एवं तना में पाया जाता है। यह भोजन का निर्माण करने में हेल्प करता है, क्लोरोप्लास्ट। दूसरा अवर्णित लवक यह भोजन का संग्रह करता है, यह जड़ तथा फल में पाया जाता है। वर्णित लवक इसके कारण पौधों यानी फल एवं सब्जियों का रंग
डिसाइड होता है। टमाटर लाइकोपेज के कारण लाल होता है, गाजर कैरोटीन के कारण लाल होता है, चुकंदर विटामिन के कारण, और फलों का पीला होना ज़ैंथोफिल के कारण। तो आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों, आई होप समझ गए होंगे। अब आते हैं कोशिका, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक एक इसको इरेज कर लेते हैं। तो कोशिका के दो प्रकार होते हैं, प्रोकैरियोटिक अविकसित, यूकैरियोटिक विकसित। प्रोकैरियोटिक में मेनली सूक्ष्म जीव आते हैं। क्या आते हैं? सूक्ष्म जीव। इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं, इन्हें प्राइमरिक कोशिका कहते हैं। इसमें कोशिका झिल्ली 70 एस पाए जाते हैं, इसमें 70 एस पाए जाते हैं तथा इसमें सभी अंगों का अभाव देखा जाता है, यानी ये पूरी तरह अभी मैच्योर नहीं हुए रहते हैं दोस्तों, अविकसित टाइप रहते हैं। यूकैरियोटिक पूरी तरह विकसित होती है। यूकैरियोटिक जो होता है पूरी तरह विकसित होता है तथा इसमें 80 एस राइबोसोम पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? 80 एस राइबोसोम। यूकैरियोटिक में 80 एस राइबोसोम पाया जाता है। तो यहाँ पढ़ लेते हैं। पादप कोशिकाओं का आकार चौकोर होता है, जो यूकैरियोटिक जो पौधों एवं जंतुओं में पाया जाता है। पौधों एवं जंतुओं में कौन सा होता है? इंसानों में कौन सा होता है? बता दो मुझे कमेंट करके। तो इंसानों में यूकैरियोटिक होता है, विकसित। पादप कोशिका का आकार चौकोर होता है। आप देख सकते हो ये प्लांट टिश्यू है, इसका आकार कैसा होता है? इसका आकार चौड़ा होता है। इसमें ओक्यूल्स जो है, जो जल का परिवहन करता है, वो कैसा होता है? वो बड़ा होता है, इंसान से भी बड़ा होता है। इसमें पौधों में इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। पादपों में क्लोरोफिल भी पाया जाता है, इंसानों में नहीं पाया जाता। जंतु कोशिकाएं गोल होती हैं। जो इंसानों के कोशिकाएं हैं, जो जंतु कोशिकाएं हैं, वो गोल होती हैं, लेकिन इसमें अंदर का अंग केंद्रक होता है। अंदर का सबसे बड़ा अंग केंद्रक होता है कोशिकाओं में। अब आगे बढ़ते हैं। आप समझ गए होंगे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में अंतर। तो अब यहाँ पे एक बार पॉइंट को समझ लेंगे। तो यहाँ एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स के बीच में डिफरेंस देख लेंगे। यह मेनली गोल होता है जंतु कोशिका, जो ह्यूमन का, जो मनुष्यों का सेल्स होता है वो गोल होता है। ओक्यूल्स छोटे होते हैं, इसमें रसधानियाँ छोटी होती हैं। सिलिया फ्लैजेला लाइसोसोम होता है। जबकि प्लांट के जो इसके आकार होते हैं सेल के चौकोर होते हैं। वोक्यूल्स इसमें बड़ा होता है। इसमें कोशिका भित्ति होता है, प्लास्टिड होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। प्लास्टिड होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। और कोशिका झिल्ली दोनों में होता है, पादपों में भी पाया जाता है और जंतु कोशिकाओं में भी पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में होता है। राइबोसोम 80 दोनों में होता है। गोल्जी बॉडी दोनों में होता है। केंद्रक भी दोनों में होता है। आगे बढ़ते हैं। आप इस प्रश्न का आंसर दे दो। बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिकाओं में क्या नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा क्लोरोफिल। क्यों? बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है दोस्तों? तो क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्यों? कोशिका भित्ति में क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है? तो प्लांट में पाया जाता है कोशिका भित्ति। तो यानी कोशिका भित्ति वाले कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, यानी जिसमें, यानी कि प्लांट के अलावा इंसानों में तो क्लोरोफिल पाया नहीं जाता है। तो यही हमारा आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।